बेडरूम में आने के बाद मेरे पास दो रूप होते हैं, एक इंसानी रूप और दूसरा जॉम्बी रूप। मैं इन दोनों के बीच जब चाहूँ तब बदल सकता हूँ। जब मैं खाने पीने का सामान और संसाधन ढूंढने निकलता हूँ तो मैं जॉम्बी रूप धारण कर लेता हूँ, जिससे मैं जॉम्बीज की भीड़ के बीच से ऐसे गुजर जाता हूँ जैसे वहाँ कोई हो ही नहीं। लेकिन जब मैं घर वापस आता हूँ तो मैं फिर से इंसान बन जाता हूँ और आराम से रेड वाइन का मजा लेते हुए हॉटपॉट खाता हूँ। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि कुछ समय पहले अचानक पूरी दुनिया में एक रहस्यमयी काला धुआं छा गया था। जो कोई भी इस काले धुएं की चपेट में आया वह खून का प्यासा जॉम्बी बन गया। उस वक्त मैं और मेरे कुछ सहपाठी चौथी मंजिल के एक क्लासरूम में फंस गए थे। भूख से बेहाल होने के कारण मैं और कुछ हिम्मत वाले दोस्त खाना ढूंढने के लिए अलग अलग दिशाओं में बाहर निकले, लेकिन अंत में केवल मैं ही अकेला था जो खाना लेकर वापस लौट पाया। पर जब मैं क्लासरूम के दरवाजे पर पहुंचा तो मेरा दिल बैठ गया। मेरी गर्लफ्रेंड और बाकी बचे हुए सहपाठियों ने मेरे लिए दरवाजा खोलने से साफ मना कर दिया। उनका बहाना यह था कि मेरे पीछे 3 जॉम्बीज लगे हुए थे और सबसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड पर आया, जो बड़ी महान बनते हुए बोली, आई एम सॉरी आही, सबकी सुरक्षा के लिए हम तुम्हें अंदर लेकर खतरा नहीं मोल ले सकते। उस वक्त मेरा मन किया कि मैं उसे जी भरकर गालियां दूं। जब हम खाना ढूंढने बाहर जा रहे थे तब किसी ने क्यों नहीं कहा कि हम खतरा नहीं मोल ले सकते, ये लोग जानवरों से भी बदतर हैं। मुझे पहले कभी क्यों नहीं समझ आया कि ये सब ऐसे हैं। इसलिए मैं तुरंत मुड़ा और चौथी मंजिल के किसी दूसरे कमरे में छिपने के लिए भागा। लेकिन बस कुछ ही पलों की देरी हुई थी कि वे तीनों जॉम्बीज मुझ पर झपट पड़े। बिना समय गंवाए मैंने खाने का सामान उन जॉम्बीज की तरफ फेंका, तुरंत बगल वाले क्लासरूम का दरवाजा खोला, अंदर घुसकर उसे लॉक कर दिया और अपने शरीर से दरवाजे को अड्डा दिया। तभी एक जॉम्बी ने मेरी गर्दन से मांस का एक बड़ा टुकड़ा नोच लिया। उस वक्त मेरे दिल में बेहद गुस्सा और तड़प थी। होश खोने से ठीक पहले मेरे दिमाग में अपने माता पिता और छोटे भाई का ख्याल आया कि न जाने वे किस हाल में होंगे। समय बीतने के साथ बेहोशी की हालत में मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी, जो ऐसी लग रही थी मानो सदियों पुरानी रूढ़ियों को पार करके आई हो। यिन यांग स्वर्ग तुम्हें रूप बदलने की शक्ति देता है। जैसे ही वह आवाज खत्म हुई मैं अचानक बेहोशी से चौंक कर उठ बैठा। खड़े होकर मैंने आसपास देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर मैंने अपना सिर झटका, तब मुझे याद आया कि दिन में मुझे जॉम्बीज ने दबोच लिया था। मैंने घबराकर अपने दोनों हाथ देखे तो पाया कि वे किसी जॉम्बी के हाथों से अलग नहीं थे। यह देखकर मेरा मन किया कि मैं जोर से चिल्लाऊं, लेकिन मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। मुझे अंदर ही अंदर गहरा दुख होने लगा। पर तभी मुझे अचानक एहसास हुआ कि मेरे पास अभी भी इंसानी चेतना, कॉन्शियसनेस सुरक्षित है, क्योंकि मैं सोच पा रहा था, ब्लैक बोर्ड पर लिखे शब्दों को पहचान पा रहा था और मुझे पहाड़े और 300 तांग कविताएं भी याद थी। यह समझते ही मैं खुशी के मारे उछल पड़ा। फिर मैंने अपने कांपते हुए सख्त हाथ से अपनी गर्दन को छुआ। वहाँ कोई चिकनी त्वचा नहीं थी, बल्कि फटे हुए मांस के टुकड़े और टूटी हुई श्वास नली, थ्रोट पाइप थी। मेरे हाथ कांप गए और मैं खुद को आईने में देखने के लिए वॉशरूम की तरफ भागा। लेकिन चलते समय मुझे एहसास हुआ कि मेरा शरीर जैसे लकवाग्रस्त, पैरालाइज्ड हो गया हो। मैं लंगड़ा कर चल रहा था। किसी तरह लड़खड़ाते हुए मैं वॉशरूम पहुंचा और आईने में अपना चेहरा देखा। सफेद आंखें, भूरी सफेद त्वचा, मैं हूबहू एक जॉम्बी लग रहा था, और वह भी एक गंभीर रूप से घायल जॉम्बी, क्योंकि मेरी गर्दन पर एक बहुत बड़ा घाव था। मैं इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मैं चिल्लाना चाहता था कि मुझे जॉम्बी नहीं बनना, लेकिन मेरे मुंह से सिर्फ एक जॉम्बी की भयानक दहाड़ निकली। तभी मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर सच में बदलने लगा है। मेरी वह भूरी सफेद त्वचा वापस सामान्य रंग में बदलने लगी और जॉम्बी के सारे लक्षण गायब हो गए। लेकिन अगले ही पल मैं धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। अब इंसान बनते ही मेरी गर्दन के घाव से भारी मात्रा में खून बहने लगा था, जिससे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसी समय दरवाजे के बाहर से जॉम्बीज के चिल्लाने और दौड़ने की आवाजें आने लगी। शायद उन्होंने ताजे खून की गंध सूंघ ली थी। उस पल मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वापस इंसान बन पाऊंगा। जब मैं जॉम्बी था तो गर्दन का वह घाव कुछ भी नहीं था, लेकिन इंसान बनते ही वह एक जानलेवा चोट बन गया। भारी ब्लीडिंग और टूटी हुई श्वास नली के कारण मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मुझे लगा कि मैं बस मरने ही वाला हूँ। मेरे मन में ख्याल आया, इससे तो अच्छा है कि मैं जॉम्बी ही बना रहूं। जैसे ही यह विचार आया, मेरा शरीर एक बार फिर बदल गया। गर्दन का दर्द गायब हो गया, आंखों की काली पुतलियां फिर से सफेद हो गईं और 5 सेकंड से भी कम समय में मैं दोबारा एक जॉम्बी बन गया। ठीक उसी वक्त वॉशरूम का दरवाजा धड़ाम से टूटा और एक जॉम्बी अंदर घुस आया, लेकिन अंदर आते ही जैसे उसका निशाना खो गया और वह बिना किसी मकसद के इधर उधर भटकने लगा। मैं जमीन पर लेटा हुआ था और मेरा पूरा शरीर बेजान हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि इन दो बदलावों ने मेरी सारी ऊर्जा सोख ली थी, लेकिन मेरा दिल खुशी से झूम रहा था, क्योंकि मैं जॉम्बी और इंसान के बीच आजादी से बदल सकता था। इसका मतलब था कि मेरी जीवित रहने की क्षमता, सर्वाइवल कैपेबिलिटी बाकी सभी लोगों से कहीं ज्यादा होगी। फिर मुझे अपने दिमाग में गूंजी वह बात याद आई, यिन यांग स्वर्ग तुम्हें रूप बदलने की शक्ति देता है। ऐसा लगता है कि यह मेरा अनोखा भाग्य, मिरेकल था। लेकिन यह यिन यांग स्वर्ग क्या है और इसने मुझे यह शक्ति क्यों दी? जैसे ही मैंने यिन यांग शब्द के बारे में सोचा, मुझे तुरंत अपनी गर्दन में पहने हुए यिन यांग फिश लॉकेट की याद आई। मैंने तुरंत नीचे देखा तो पाया कि वह लॉकेट गायब था और उसकी जगह मेरी त्वचा पर एक यिन यांग फिश का टैटू जैसा निशान बन चुका था। वह लॉकेट मुझे मेरे पिता ने दिया था, जिन्होंने बताया था कि यह उन्हें एक उल्कापिंड के गड्ढे, मीटियोराइट क्रेटर में मिला था। जाहिर है कि इसमें कोई बड़ा रहस्य छिपा है और भविष्य में मौका मिलने पर मुझे इसका पता लगाना होगा। लेकिन अभी सबसे जरूरी काम है जीवित रहना और अपने परिवार को ढूंढना। इसके बाद मैं सोचने लगा कि मैं अपने घायल शरीर को कैसे ठीक करूं और खुद को और ताकतवर कैसे बनाऊं। तभी अचानक मेरे दिमाग में इसका जवाब कौंध गया। किसी जॉम्बी को मारने के बाद उसकी उंगली से उसके शरीर को छूने पर तुम उसकी रक्त ऊर्जा, ब्लड एनर्जी को सोख सकते हो और उसे शुद्ध कर सकते हो। शक्ति का उपयोग करके खुद को मजबूत बनाया जा सकता है। और यह जवाब ऐसा था मानो मुझे पहले से ही पता हो, ठीक वैसे ही जैसे प्यास लगने पर इंसान जानता है कि पानी पीना है। इसके बाद मैंने कुछ ही दूरी पर पड़े एक जॉम्बी के शव को देखा, जिसे न जाने किसने मारा था। मैं लड़खड़ाते हुए उसके पास पहुंचा और अपनी तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर को उसके चेहरे पर रख दिया। तुरंत ही बिजली के झटके जैसी एक ऊर्जा मेरी उंगली से होते हुए मेरे शरीर में समा गई, जिससे मुझे बेहद सुकून का एहसास हुआ। इसके बाद मेरी गर्दन के घाव से मांस के नए अंकुर, ग्रेन्युलेशन टिश्यू उगने लगे। महज कुछ ही सेकंड में मेरा घाव काफी हद तक ठीक हो गया और मेरे शरीर की ताकत और फुर्ती में भी थोड़ा सुधार हुआ। यहाँ तक कि मेरी भूख भी गायब हो गई। अब यह तो बहुत बढ़िया हो गया था। न तो जॉम्बी को खाने की जरूरत थी और न ही इंसानों को, बस उंगली से छूकर ही ऊर्जा सोखी जा सकती थी। इस वक्त
मेरा दिल ताकतवर बनने की चाहत से भर उठा ताकि मैं इस कयामत की दुनिया अपोकलिप्स में लंबे समय तक जिंदा रह सकूं। इसलिए मैं वॉशरूम से बाहर निकला, अपने हाथ के हिसाब से एक सही फायर एक्स आग बुझाने वाली कुल्हाड़ी ढूंढी और जॉम्बीज का सफाया करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जब मैं उस क्लासरूम के पास से गुजरा जहां मेरी गर्लफ्रेंड थी तो मैं वहीं ठिठक गया क्योंकि वहां का दरवाजा खुला हुआ था। मैंने अंदर जाकर देखा तो पाया कि वे सभी सहपाठी जॉम्बी बन चुके थे। चांद की रोशनी में जमीन पर पड़े मांस के अवशेषों को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह सब खाने के सामान को छीनने की वजह से हुआ था। फिर मैंने जॉम्बीज की भीड़ में ढूंढा तो मुझे अपनी वह जॉम्बी गर्लफ्रेंड भी मिल गई। मुझे अंदाजा नहीं था कि मुझे मौत के मुंह में धकेलने के बाद वह खुद भी जिंदा नहीं बच पाएगी। यह देखकर मेरे दिल की नफरत और बदला लेने की भावना पूरी तरह शांत हो गई। इसके बाद मैं एक मोटे जॉम्बी के पास गया और अपनी उंगली से उसे छुआ, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इसका मतलब था कि ऊर्जा सोखने के लिए जॉम्बी का मरा होना जरूरी था। इसलिए मैं उस मोटे जॉम्बी के पीछे गया, कुल्हाड़ी उठाई और उसके सिर के पिछले हिस्से पर जोर से वार किया। जैसे ही वह धड़ाम से जमीन पर गिरा, मैंने अपनी उंगली से दोबारा कोशिश की। एक बार फिर वही सुकून देने वाली ऊर्जा मेरे अंदर प्रवाहित हुई और मेरी गर्दन का घाव आंखों के सामने और तेजी से भरने लगा और देखते ही देखते वह पूरी तरह ठीक हो गया। इसके बाद मैंने क्लासरूम के बाकी सभी जॉम्बीज को खत्म कर दिया और उनके शरीर की रक्त ऊर्जा और मूल ऊर्जा ब्लड एंड सोर्स एनर्जी को सोख लिया। फिर मैं कुल्हाड़ी लेकर पूरी मंजिल का चक्कर लगाने लगा। मैं जॉम्बीज को मारता जाता और उनकी ऊर्जा सोखता जाता। मुझे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो रही थी। इस तरह मैंने बहुत जल्द चौथी मंजिल को पूरी तरह साफ कर दिया। मैंने कुल मिलाकर 248 जॉम्बीज की ऊर्जा सोखी थी, जिससे मेरी ताकत और रफ्तार पहले से 2 गुना बढ़ चुकी थी। हालांकि जॉम्बी रूप में रहने पर कोई खतरा नहीं था, लेकिन मुझे इसमें कुछ अजीब और असहज लग रहा था। इसलिए मैंने तुरंत फैसला किया कि पहले कहीं छिपकर इंसान के रूप में बदला जाए और थोड़ा आराम किया जाए। मैं पहली मंजिल पर बने सुपरमार्केट में गया। वहां मिली टेप की मदद से मैंने दरवाजे की सभी दरारों को पूरी तरह बंद कर दिया और कुछ रफ कॉपियों के पन्नों को फाड़कर सभी दरवाजों और खिड़कियों पर चिपका दिया। सब कुछ तैयार करने के बाद मैंने अपने दिमाग में एक विचार किया और पल भर में मेरा शरीर बदलने लगा। महज कुछ ही सेकंड में मैं एक भयानक जॉम्बी से फिर से एक सामान्य इंसान बन गया। लेकिन इंसान बनते ही मुझे महसूस हुआ कि मेरी वह सारी ताकत गायब हो चुकी थी, मानो वह जॉम्बी रूप मेरा कोई दूसरा शरीर था। हालांकि इंसान बनने के बाद भी मेरे पेट में भूख का कोई एहसास नहीं था। ऐसा लगता था कि इंसानी रूप और जॉम्बी रूप की पोषण या ऊर्जा आपस में जुड़ी हुई थी। भले ही भूख नहीं थी, फिर भी पेट तो भरना ही था। इसलिए मैंने दूध की एक बोतल खोली और घट-घट करके पी गया। फिर ब्रेड का एक टुकड़ा उठाया और उसके 2 निवाले खाए। शुक्र था कि मेरी स्वाद ग्रंथियां टेस्ट बड्स काम कर रही थी और मैं खाने के मीठे और अच्छे स्वाद को महसूस कर पा रहा था। जब मैं जल्दी जल्दी खा रहा था तभी अचानक बाहर लाउडस्पीकर से एक अनाउंसमेंट गूंजी। सभी जीवित बचे हुए छात्र और शिक्षक तुरंत स्कूल के फ्लैग होस्टिंग ग्राउंड झंडा फहराने के मैदान की तरफ इकट्ठा हो। हम शिनबेई सिटी की अस्थायी बचाव टीम है। यह सुनकर मेरी भौहें सिकुड़ गईं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बचाव टीम इतनी जल्दी आ जाएगी। मैं तुरंत उठा, दरवाजे पर चिपके पन्नों का एक कोना हटाया और बाहर देखा। वहां लगभग 20 से ज्यादा लोग तरह तरह की बंदूकें लिए बेहद सावधानी से अंदर आ रहे थे। उनमें से एक आदमी लाउडस्पीकर पर लगातार बोल रहा था। देखते ही मैं समझ गया कि यह शहर की बची कुची हथियारबंद सेना थी जो मुख्य रूप से स्कूल के बच्चों को बचाने आई थी। ठीक उसी समय एक भूरे बालों वाली खूबसूरत लड़की पापा चिल्लाते हुए बचाव टीम की तरफ भागी। बचाव टीम के एक आदमी ने जैसे ही उसे देखा तुरंत आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया और उसकी आवाज कांप रही थी। भगवान का शुक्र है कि मेरी बेटी जिंदा है। मैंने उसे पहचान लिया। वह स्कूल की क्रश, स्कूल क्वीन लिन शैन थी और वह पढ़ाई में भी टॉपर थी। तभी एक टीचर कुछ और छात्रों को लेकर बिल्डिंग से बाहर भागा और उनके पीछे करीब दर्जन भर जॉम्बीज लगे हुए थे। यह देखते ही बचाव टीम ने बिना देर किए गोलियां चला दी। कुछ ही देर में ताबड़तोड़ फायरिंग से वे सभी जॉम्बीज मारे गए, लेकिन बंदूकों की आवाज ने दूर दराज के जॉम्बीज को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया और वे चारों तरफ से घेरने लगे। यह स्थिति देखकर बचाव टीम के एक अधेड़ उम्र के आदमी ने तुरंत सेफ जोन, सुरक्षित क्षेत्र की तरफ लौटने का आदेश दिया। सेफ जोन का नाम सुनते ही मैं बेचैन हो उठा। क्या उन्होंने कोई बेस बना लिया था? क्या मेरे माता पिता और छोटा भाई भी वहां हो सकते थे? इसलिए मैंने दरवाजा खोला और बाहर की तरफ भागा ताकि मैं उनके साथ शामिल हो सकूं। जैसे जैसे गोलियों की आवाजें तेज होती गईं, पीछा कर रहे जॉम्बीज एक एक करके गिरने लगे, लेकिन पीछे से आने वाले जॉम्बीज की तादाद और ज्यादा थी। ये देखकर मेरा दिल बैठ गया। मुझे लगा कि मैंने जल्दबाजी कर दी। मुझे इस तरह बिना सोचे समझे बाहर नहीं आना चाहिए था। इस वक्त बचाव टीम छात्रों को लेकर 2 बिल्डिंग्स के बीच में थी। तभी ऊपर की मंजिलों के जॉम्बीज खिड़कियों के शीशे तोड़कर नीचे गिरने लगे, मानो आसमान से ओले गिर रहे हों। वे सीधे नीचे खड़ी बचाव टीम और लोगों पर आ गिरे। भले ही नीचे गिरने से उनकी हड्डियां टूट चुकी थीं, फिर भी वे रेंगते हुए आसपास के इंसानों को नोचने और काटने लगे। मेरी किस्मत खराब थी। एक गिरते हुए शीशे के टुकड़े से मेरा हाथ कट गया, लेकिन लिन शैन की किस्मत और भी बुरी थी। शीशे का एक बड़ा टुकड़ा उसके दाहिने पैर के आर पार हो गया और वह सीधे जमीन पर बैठ गई, जिससे उसकी चलने फिरने की क्षमता खत्म हो गई। पर सबसे बुरा हादसा लिन शैन के पिता के साथ हुआ। जमीन पर रेंगते हुए एक जॉम्बी ने सीधे उनके पैर के टखने एंकल को चबा लिया। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें काट लिया गया है, उन्होंने अपनी बंदूक के बट से जॉम्बी का सिर कुचल दिया। फिर उन्होंने अपनी राइफल लिन शैन की तरफ फेंकी और अपनी पिस्तौल मेरी तरफ बढ़ा दी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं लिन शैन को लेकर यहाँ से तुरंत भागूं और वह खुद पीछे रहकर हमें कवर देंगे, लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि एक और जॉम्बी ने उन पर हमला कर दिया और सीधे उनकी गर्दन को बेरहमी से काट दिया। इस आखिरी पल में वह अपनी बेटी को देख रहे थे और उनकी आंखों में गहरा दर्द और जुदाई का गम था। वह बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनका खुला हुआ मुंह अब कोई आवाज नहीं निकाल पा रहा था। आवाज नहीं निकल पा रही थी। उनके मुंह से केवल खून बह रहा था। यह नजारा देखकर लिन शैन पूरी तरह टूट गई और फूट फूट कर रोने लगी। इस वक्त मैं भी जानता था कि जब मैं अपने इंसानी रूप में हूँ तो काटे जाने पर मेरी भी मौत हो जाएगी। मैंने पिस्तौल को कसकर पकड़ लिया, लेकिन मुझे पक्का भरोसा नहीं था कि मैं इस बंदूक के दम पर वापस सुपरमार्केट तक सुरक्षित भाग पाऊंगा या नहीं। तभी अचानक मेरा ध्यान लिन शैन के हाथ में मौजूद राइफल पर गया और मेरे मन में एक विचार आया। यह ऑटोमेटिक राइफल काफी भारी है। लिन शैन जैसी छोटी लड़की शायद इसे ठीक से इस्तेमाल न कर पाए। क्यों ना मैं अपनी पिस्तौल से उसकी राइफल बदल लूं। लेकिन अभी मेरे मन में यह ख्याल आया ही था कि लिन शैन ने बेहद प्रोफेशनल अंदाज में तुरंत राइफल का रुख
रुख मेरी तरफ कर दिया। उसकी आंखों को देखकर साफ लग रहा था कि वह कोई मजाक नहीं कर रही है। ये देखकर मैंने तुरंत अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। मेरा दिल दहल गया कि आखिर माजरा क्या है। क्या उसने मेरे मन की बात भांप ली थी? इससे पहले कि मैं अपनी सफाई में कुछ कहता, उसने गोली चला दी। ठां ठां की आवाज के साथ कुछ गोलियां सीधे मेरी जांघों के बीच से कूदांग क्रॉच के नीचे से सनसनाती हुई निकल गईं और मेरे पीछे मुझ पर झपट रहे एक जॉम्बी को ढेर कर दिया। यह देखकर मैंने थूक गटका और मेरे पैर कांपने लगे, क्योंकि मुझे साफ महसूस हुआ था कि जब लिन शैनशैन ने पहली गोली चलाई तो वह मेरे शरीर से महज कुछ सेंटीमीटर की दूरी से गुजरी थी। अब मुझे समझ आया कि उसके पिता ने वह राइफल उसकी तरफ क्यों फेंकी थी। दरअसल उसे बंदूक चलानी आती थी और उसका निशाना बेहद अचूक था। गोली चलाने के बाद लिन शैनशैन जोर से चिल्लाई, मूर्ख, जल्दी यहाँ आओ और मुझे उठाकर यहाँ से भागो। उसकी डांट सुनकर मैंने तुरंत अपना पिछला विचार दिमाग से निकाल दिया और लिन शैनशैन के कहे अनुसार उसे अपने कंधों गर्दन पर बैठा लिया, क्योंकि इस पोजीशन से उसे गोलियां चलाने में आसानी होती। इस समय चारों तरफ इतनी अफरा तफरी मची थी कि किसी का ध्यान मुझ पर नहीं गया। वहीं कुछ ही दूरी पर जो लोग जॉम्बी द्वारा काटे जा चुके थे वे जानते थे कि अब उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए उन्होंने भागना छोड़ दिया और दूसरों को बचाने के लिए जॉम्बीज को रोकने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मैंने चुपके से अपना मास्क पहना और तुरंत जॉम्बी रूप धारण कर लिया। जॉम्बी बनते ही मेरे अंदर ताकत का सैलाब आ गया और मेरी गर्दन पर बैठी लिन शैनशैन अब मुझे उतनी भारी नहीं लग रही थी। मैं तेजी से उसी सुपरमार्केट की तरफ भागा जहां मैं पहले रुका था। भले ही मैं जॉम्बी बन चुका था, लेकिन मेरे साथ लिन शैनशैन जैसी एक जिंदा इंसान थी, इसलिए 3 जॉम्बीज हमारे पीछे लग गए। पर लिन शैनशैन ने पीछे मुड़कर कुछ सटीक शॉट्स दागे और वे तीनों जॉम्बीज तुरंत ढेर हो गए। सुपरमार्केट के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने लिन शैनशैन को अंदर भेज दिया, फेंक दिया और खुद वापस मुड़ने लगा। मुझे पूरा भरोसा था कि लिन शैनशैन दरवाजे की दरारों को सील करने का तरीका जानती होगी। आखिरकार वह इतनी बड़ी कयामत में अब तक जिंदा जो रही थी। लेकिन तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और पूछा, क्या तुम अंदर नहीं आ रहे? पर इस वक्त अगर मैं अपना मुंह खोलता तो सिर्फ जॉम्बी की भयानक दहाड़ निकलती। मैं बात नहीं कर सकता था, इसलिए मैं उन लोगों की तरफ बढ़ा जो दूर फंसे हुए छात्रों को बचा रहे थे, ताकि यह पता कर सकूं कि वे जिस सेफ जोन सुरक्षित क्षेत्र की बात कर रहे थे वह कहां है। इस समय बचाव टीम बाहर की तरफ भाग रही थी और मैं पीछे से राइफल तानकर उनका पीछा कर रहे जॉम्बीज पर गोलियां चलाने लगा। लेकिन मैंने पहले कभी बंदूक नहीं चलाई थी, इसलिए दूर से मेरा एक भी निशाना नहीं लग रहा था। मजबूरन मुझे बिल्कुल पास फेस टू फेस जाकर गोलियां मारनी पड़ी। जल्द ही मेरी बंदूक की गोलियां खत्म हो गई। मैंने राइफल को वहीं फेंका और अपनी पीठ पर टंगी फायर एक्स कुल्हाड़ी निकाल ली और जॉम्बीज को काटना शुरू कर दिया। लेकिन जॉम्बीज की तादाद बहुत ज्यादा थी। मैं एक को काटा तो पीछे से 3-4 और आ जाते। जब बचाव टीम स्कूल के मेन गेट पर पहुंची तो बाहर से जॉम्बीज का एक बहुत बड़ा झुंड अंदर घुस आया। वे सभी गोलियों की आवाज सुनकर आकर्षित हुए था। अब बचाव टीम जॉम्बीज के बीच बुरी तरह घिर चुकी थी और उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। निराशा और ढहते हौसले के बीच किसी ने हैंड ग्रेनेड हाथ का बम का पिन खींच दिया। उस धमाके से कई जॉम्बीज चीथड़ों में उड़ गए, लेकिन उस धमाके के शोर ने और भी ज्यादा जॉम्बीज को स्कूल कैंपस की तरफ खींच लिया। मैंने भी अपने हाथ रोक लिए, क्योंकि जॉम्बीज इतने ज्यादा थे कि उन सबको अकेले मारना नामुमकिन था। मैं चुपके से वापस टीचिंग बिल्डिंग में छिप गया। मेरा अब सुपरमार्केट जाने का कोई इरादा नहीं था। वहाँ खाना, पानी, दवाइयाँ और पट्टियां जैसी जरूरत की हर चीज मौजूद थी, इसलिए लिन शैनशैन आराम से वहाँ सुरक्षित रह सकती थी। बाहर हजारों मरे हुए जॉम्बीज पड़े थे, जिनकी ऊर्जा सोखने का मुझे अभी तक मौका नहीं मिला था। लेकिन दिन के उजाले में ऐसा करना ठीक नहीं था, क्योंकि कोई दूसरा जीवित इंसान मुझे देख सकता था। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं रात को आकर उनकी ऊर्जा सोखूंगा। वैसे भी इसकी कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि मेरे अलावा मरे हुए जॉम्बीज में और किसकी दिलचस्पी होगी। मेरी इस अनूठी शक्ति का राज गुप्त रहना चाहिए था, यहाँ तक कि अपने माता पिता से भी इसे छिपाना सबसे बेहतर था। लेकिन माता पिता का ख्याल आते ही मेरे दिल में बेचैनी और घबराहट बढ़ गई। मैं स्कूल के पिछले दरवाजे बैक गेट की तरफ गया, ताकि वहाँ से घर के लिए निकल सकूं। वहाँ मुझे स्कूल का चौकीदार गार्ड मिला, जो अब जॉम्बी बन चुका था और इधर उधर भटक रहा था। यह देखते ही मैंने अपनी कुल्हाड़ी से जोरदार वार किया, उसकी ऊर्जा सोखी और पिछले दरवाजे से बाहर निकलकर अपने घर की दिशा में पूरी ताकत से दौड़ लगा दी। जब मैं अपनी सोसाइटी कम्युनिटी के पास पहुंचने वाला था तो मैंने सोचा कि अगर घर पर कोई होगा तो इन 3 दिनों में घर का राशन और खाना लगभग खत्म हो चुका होगा। इसलिए मैं मुड़ा और सोसाइटी के गेट पर बने फांगशिलाई सुपरमार्केट पेंगसिलाई सुपरमार्केट के अंदर चला गया। अंदर सब कुछ तहस नहस था। खाने पीने का सामान चारों तरफ बिखरा हुआ था। कैशियर और ग्राहक जॉम्बी बन चुके थे और अंदर घूम रहे थे। बाकी बचे लोगों के लिए यह जगह किसी साक्षात मौत के कुएं जैसी थी, जहां आने की कोई सोच भी नहीं सकता था। राशन ढूंढना तो दूर की बात थी, लेकिन मेरे लिए यह जगह ऐसी थी मानो वहां कोई खतरा ही ना हो। मैंने अपनी पीठ पर एक बड़ा शॉपिंग बैग या ट्रॉली लिया और शान से घूम घूम कर हर तरह का सामान इकट्ठा करने लगा। अगर कोई जॉम्बी मेरा रास्ता रोकता तो मैं सीधे हाथ बढ़ाकर उसे एक तरफ धकेल देता। जल्द ही सारा सामान लेकर मैं सुपरमार्केट से बाहर आया और अपनी सोसाइटी में दाखिल हुआ। कुछ ही पलों में मैं अपनी बिल्डिंग के गेट पर पहुंच गया। इस वक्त मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था और मन में घबराहट थी। मैं बस यही दुआ कर रहा था कि मेरा परिवार सलामत हो। जैसे ही मैंने बिल्डिंग का मुख्य दरवाजा खोला, मैं एक जॉम्बी से टकराते टकराते बचा। ध्यान से देखा तो वह पहली मंजिल पर रहने वाले दादाजी सेकंड एल्डर अंकल थे। मैंने बिना देर किए अपनी कुल्हाड़ी चलाई और उन्हें एक ही बार में 2 टुकड़ों में काट दिया। इस समय मेरी ताकत और रफ्तार 4 वयस्क पुरुषों अडल्ट मैन के बराबर हो चुकी थी। उनकी ऊर्जा सोखने के बाद मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा। लगभग हर मंजिल पर मुझे जॉम्बीज मिले और मैंने उन सबको एक एक करके ठिकाने लगा दिया। जब मैं 6वीं मंजिल पर पहुंचा और अपने घर का मुख्य सुरक्षा दरवाजा एंटी थेफ्ट डोर देखा तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे। सीढ़ियों पर इतने सारे जॉम्बीज थे, न जाने मेरे घर वाले वापस लौट पाए थे या घर से निकल ही नहीं पाए थे। मैंने अपना मास्क हटाया और वापस इंसानी रूप में बदल गया। अपनी जेब से चाबी निकाली और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। कुंडी लगी हुई थी। यह देखकर मेरे दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। मैंने धीरे से दरवाजे पर 2 बार दस्तक दी, खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। अगर अंदर कोई जॉम्बी होता तो इस आवाज को सुनकर वह पागलपन में दरवाजे पर झपट पड़ता। अंदर से कोई प्रतिक्रिया न आने का मतलब था कि कम से कम घर के अंदर कोई जॉम्बी नहीं था। मैंने घबराती हुई आवाज में दरवाजे की तरफ चिल्लाकर कहा, पापा, मम्मी, शाओफे, शाओफे, मैं हूँ, मैं वापस आ गया हूँ, वापस आ गया हूँ। मेरे आवाज लगाने के कुछ ही पलों बाद दरवाजा क्लिक की आवाज के साथ खुला और एक लड़का तुरंत बाहर की तरफ लपका। ये मेरा छोटा भाई लिन फेई था। हालांकि वह मुझसे 2 साल
छोटा था, लेकिन स्पोर्ट्स स्टूडेंट होने की वजह से वह न केवल कद में मुझसे आधा सिर ऊंचा था, बल्कि शरीर से भी मुझसे काफी ज्यादा मजबूत और तगड़ा था। ठीक उसी समय मेरे माता पिता लीन डाले और वांग फांग भी बेहद व्याकुलता के साथ बाहर निकल आए। उन्होंने बड़े प्यार और चिंता से मुझसे पूछा कि मैं इन पिछले कुछ दिनों से कहां था और यहां तक वापस कैसे आया। मैंने तुरंत वह मनगढ़ंत कहानी सुना दी जो मैंने रास्ते में सोच रखी थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं स्कूल के सुपरमार्केट में फंस गया था और रास्ते में ज़ॉम्बीज़ से बचते छिपाते किसी तरह सावधानी से घर पहुंच पाया हूं। इसके बाद मुझे भाई लिन फेई से पता चला कि वे लोग पिछले 2 दिनों से भूखे थे। अपने माता पिता के कुछ कमजोर और कम हुए चेहरों को देखकर मैंने तुरंत उनसे कहा कि वे पहले कुछ खा लें, बाकी बातें बाद में होंगी। जब पूरे परिवार ने स्नैक्स से भरा वह बड़ा बैग देखा तो सबके मुंह में पानी आ गया। लिन फेई ने तो तुरंत दूध की एक बोतल उठाई और घट-घट करके पूरी बोतल खाली कर दी। बैग में स्नैक्स के अलावा कुछ चावल, ताजी सब्जियां और मीट मांस भी था। इसे देखकर मैंने तुरंत कहा, जिन चीजों की एक्सपायरी डेट लंबी है उन्हें हम बाद के लिए रख देते हैं, पहले सब्जियां और मीट खा लेते हैं। जब यह खत्म हो जाएगा तो मैं बाहर जाकर और सामान ले आऊंगा। मेरी बात सुनकर माँ तुरंत किचन में जाकर खाना बनाने की तैयारियों में जुट गई। शुक्र था कि शहर की गैस, नल का पानी और बिजली की व्यवस्था अभी भी काम कर रही थी, वरना खाना बनाना भी एक बड़ी आफत बन जाता। लगभग 1 घंटे बाद किचन से मीट की इतनी बेहतरीन खुशबू आने लगी कि हम तीनों बाप बेटों के मुंह से एक साथ लार टपकने लगी। कुछ ही देर में हम चारों खाने की मेज के इर्द गिर्द बैठ गए और भूखे भेड़ियों की तरह खाने पर टूट पड़े। तभी अचानक घर में रखा पुराना रेडियो झिर-झिर की आवाज करने लगा। पिताजी ने तुरंत अपने हाथ से चॉपस्टिक या चम्मच रखी और रेडियो के पास जाकर उसे ट्यून करने लगे। कुछ ही देर की मशक्कत के बाद रेडियो पर ब्रॉडकास्ट प्रसारण साफ सुनाई देने लगा। इस विनाशकारी आपदा ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है, जिसके कारण दुनिया की 90% आबादी ज़ॉम्बी बन चुकी है। वैज्ञानिकों के विश्लेषण के अनुसार यह आपदा ग्लेशियरों, आइसबर्ग्स के पिघलने से मुक्त हुए प्राचीन वायरस, समुद्र में बढ़े परमाणु प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग जैसे कई कारणों के एक साथ मिलने से हुई है। देश के सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे खाने पीने का सामान इकट्ठा करें और सेना की मदद का इंतजार करें। इसके अलावा सरकार ने हथियारों पर लगा प्रतिबंध, गन बैन हटा दिया है और नागरिकों को आत्मरक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। रेडियो का वह चैनल लगातार इसी संदेश को दोहरा रहा था। पिताजी ने चैनल बदला तो दूसरे चैनल से एक और नई आवाज सुनाई दी। इंटरनेशनल बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर ने यह खोज की है कि ज़ॉम्बीज़ के दिमाग के अंदर एक खास क्रिस्टल होता है जिसे हम म्यूटेंट क्रिस्टल कोर कह सकते हैं। यदि कोई इंसान इस क्रिस्टल कोर को खाता है तो उसके शरीर की ताकत बढ़ जाएगी और यदि कोई 1000 क्रिस्टल कोर खा लेता है तो उसका शरीर एक नए आयाम में पहुंच जाएगा, जिससे उसकी ताकत लगभग 10,000 किलोग्राम 10 टन के बराबर हो जाएगी। हालांकि अभी इसके साइड इफेक्ट्स, दुष्प्रभाव अज्ञात हैं, इसलिए कृपया इसका सेवन बेहद सावधानी से करें। ये सुनते ही मेरी दिलचस्पी अचानक बढ़ गई। इसका मतलब तो यह हुआ कि मेरा इंसानी रूप भी शक्तिशाली बन सकता था। रेडियो बंद होने के बाद पिताजी का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उन्होंने हम सबसे कहा कि हमें जितना हो सके उतना खाना इकट्ठा करना चाहिए, लेकिन उन्होंने रेस्क्यू टीम के आने के समय का कोई जिक्र नहीं किया और देश में गन बैन हटाकर लोगों को खुद की रक्षा करने के लिए कहना ही यह साफ बता रहा था कि हालात बेहद नाजुक और चिंताजनक थे। जहां तक म्यूटेंट क्रिस्टल कोर का सवाल था, इसके साइड इफेक्ट्स को अगर छोड़ भी दें तो भी 1000 की संख्या जुटाना किसी भी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। इसका मतलब था कि एक आम इंसान को अपनी जान पर खेलकर 1000 ज़ॉम्बीज़ को मारना होगा। खाना खाने के बाद अभी दोपहर के 3 ही बजे थे और रात होने में काफी समय था, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं कुछ ज़ॉम्बीज़ को मारकर इस क्रिस्टल कोर के बारे में रिसर्च करूं और साथ ही इस पूरी बिल्डिंग को भी साफ कर दूं। किसी दूसरे व्यक्ति के लिए 1000 क्रिस्टल कोर जुटाना भले ही नामुमकिन जैसा काम हो, लेकिन मेरे लिए यह कोई बड़ी चुनौती नहीं थी। मैंने अपने कपड़े ठीक किए, चेहरे पर मास्क लगाया और माता पिता को बाहर जाने की बात कहकर अपनी फायर एक्स कुल्हाड़ी उठा ली। घर से बाहर निकलते ही मैं तुरंत अपने ज़ॉम्बी रूप में बदल गया और 5वीं मंजिल पर आ गया। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि फ्लैट नंबर 502 का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने सीधे दरवाजे को धक्का दिया और अंदर दाखिल हो गया।